नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। और सियासी गलियारे में एक तरफ जैसे ही बड़ौदा में मतदान खत्म तो दूसरी तरफ सियासी उबाल विधानसभा के अंदर देखने को मिल रहा है। बहुत सारी आज बातें विधानसभा के इस सत्र के पहले दिन देखने को मिला, लेकिन कई सवाल भी हैं आज के इस सत्र के दौरान जो सत्ता पक्ष की तरफ से उठे हैं। और सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ विधायक ऐसे भी रहे जिन्होंने अपनी ही सरकार से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की और अगले आधे घंटे में आपको बताते हैं प्रदेश में सियासत का हाल क्या है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी का मैनिफेस्टो अगर आप याद करेंगे तो उस मैनिफेस्टो में 75% हरियाणा के लोगों को नौकरी में आरक्षण देने का एक प्रस्ताव था। उसको सत्ता में आने के बाद जननायक जनता पार्टी की तरफ से और इस गठबंधन की सरकार की तरफ से कोशिश की गई। आज उसका जब विधेयक रखा गया, ये बिल विधानसभा के पटल पर रखा गया, तो विधानसभा में जननायक जनता पार्टी की तरफ से विधायक रामकुमार गौतम ने एक सवाल उठाया। और उन्होंने जो सवाल उठाया वो ये बता रहा था कि जेजेपी क्या इस एक एजेंडे में एक मत नहीं है। जरा सुनिए उनका बयान। तो देश अपना है, कोई कहीं का आओ, इसमें है कि बात 75% हरियाणा का। हमारे हरियाणा के तो 6 महीने काम करते, जय हो मुर्दाबाद जिंदाबाद साड़ी फैक्ट्री ने पाड़ के फेंक दे हैं। हमारे इतना तगड़ा मिल था एचटीएम हिसार में, उसको यूनियन वालों ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, बंद करके चला गया लाला जी। इसी तरह से दिल्ली में ऐसे ना करो, ये देश का सत्यानाश करने वाली बात है। ये अपना देश है, कोई भारत देश के रहने वाले हैं। हमारा बच्चा काबिल है, किसी और लाइन में अगर कोई साउथ में जाता है या कहीं कलकत्ता जाता है तो उसमें अगर वो ये कह देंगे हम नहीं लेंगे हरियाणा वालों को, वेयर दे विल गो। वहां के बिहारी भाई या कोई यूपी का भाई आके गरीब आदमी यहाँ काम करता है, आप रोक दोगे उसको? ये बहुत बुरी बात है, देश का सत्यानाश करने वाली बात है। चाहे हुड्डा साहब कहते हो और चाहे खट्टर साहब कहते हो, दिस इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। जी, इसमें चूंकि कांग्रेस ने 75% पर किसी भी तरीके से कोई आपत्ति नहीं जताई। उनका जो आपत्ति का एक पहलू था वो इस पर यह था कि जिस तरीके से हर जिले में 10% एक बाध्यता की जा रही थी कि 75% तो ओवरऑल हरियाणा में रहेगा और हर जिले से 10% की एक बाध्यता होनी चाहिए इस पूरे मामले में। इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कांग्रेस ने अपने तरीके से एक ऑब्जेक्शन किया था। लेकिन यहां पर रामकुमार गौतम दोनों ही पार्टियों की बात करते हुए नजर आए और यह कहा कि इससे देश का सत्यानाश हो जाएगा और हरियाणा के बच्चे जब बाहर निकलकर किसी दूसरे प्रदेश में नौकरी मांगने जाएंगे और उस प्रदेश ने भी इसी तरीके का कानून को अगर एप्लीकेबल कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो फिर वहां पर काफी दिक्कतें हमारे बच्चों को होंगी। इधर सत्र के बाद कांग्रेस नेता किरण चौधरी से हमारे संवाददाता पवन सिवन ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हरियाणा विधानसभा की सदन की पहले दिन की कार्रवाई पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधायक किरण चौधरी हैं। मैम, आज जो सदन की कार्रवाई रही है इसमें आप इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? खासतौर पर कृषि कानूनों के मुद्दे पर जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तल्खी देखने को मिली, कांग्रेस को वॉकआउट भी करना पड़ा। सच्चाई ये है, आज पूरा हरियाणा जो है, हरियाणा की कृषि संबंधित जो हमारे किसान हैं सारे के सारे आज जी, इस बातचीत को हम फिर से सुनाएंगे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। वो किसान के हित में नहीं है। हमने ये कहा भी अगर ठीक है तो चौथा कानून और ले आओ कि ये जो कहे कि कोई भी किसान से अगर एमएसपी से कम खरीदे तो उसकी सजा होनी चाहिए। ये 2007 में हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पेनल्टी का रखा था कि जितना टोटल कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रोडक्ट का वो उसकी 15% बैंक गारंटी या उसकी वो दिया जाएगा और जब कंप्लीट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट जब वो उसकी वापस दिए जाएंगे। तो आज कोई भी किसान का हित सुरक्षित नहीं है। तीनों जो आए हैं उनमें कहीं एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है और ना ही ये उनको प्रावधान है भी कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दें, मतलब सरकार के ही हाथ में है। और जो होर्डिंग जो है, जमाखोरी,
उसकी लिमिट बंद कर दी। जो गरीब आदमी आलू प्याज खाता है वो भी एसेंशियल कमोडिटी से बाहर निकाल दिया। मतलब और यही कारण है आज प्याज का भाव देखो, आप आलू का भाव देखो, टमाटर का भाव देखो। जो 1 रुपया किलो टमाटर पिट रहा था, जो आलू 1 रुपया किलो पिट रहा था, आज आलू का क्या भाव है, प्याज का क्या भाव है, टमाटर का क्या भाव है। तो इस वास्ते ये जरूरी है कि चौथा कानून लाया जाए। कल हम इस बात को उठाएंगे, आज भी उठाया, लेकिन सरकार का रवैया ठीक नहीं था इस मामले में। वो किसान के हित की बात नहीं करी उन्होंने। हुड्डा साहब, सरकार के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पंजाब ने पास किया है तो वो केवल गेहूं और जीरी के ऊपर पास किया है और वो केंद्र सरकार पहले से दे ही रही है, जो और फसलें हैं उनके ऊपर नहीं किया। 23 फसलों पे वो करते हैं MSP केंद्र सरकार। सर, आज सरकार कहती है कि शॉर्ट नोटिस पे आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और आप प्रस्ताव रेजोल्यूशन या कोई प्रस्ताव करेंगे हम, शॉर्ट ड्यूरेशन कल करेंगे। कल करेंगे चर्चा। कल चर्चा कल सदन के बाहर भी कोई प्रदर्शन करने वाले हैं? प्रदर्शन करेंगे। सर, इसके अलावा 75% जो रोजगार हरियाणा के उद्योगों जो वो तो है साहब, EMP 2011 में पहले भी प्रावधान था उसका, जी, जो हमने 2011 में था वही लिया। लेकिन जो इन्होंने एक और लगाया है 10% जो डिस्क्रिप्शन छोड़ी है एम्प्लॉयर की, वो लोगों के हित में नहीं है, हरियाणा के हित में नहीं है। और उससे इन्वेस्टमेंट पे भी फर्क पड़ेगा और लोगों की एम्प्लॉयमेंट में भी। मान लो किसी की जमीन जाती है जिस इलाके की, उस पर आप लिमिट नहीं लगा सकते 10% की डिस्क्रिप्शन। आप पहले जितना लेना वो तो लो। हाँ, 75% हरियाणा के लगाएं, ये पहले भी था इसका प्रावधान और अब भी लगाएं, अच्छी बात है। तो सत्ता पक्ष ने इसका विरोध भी किया है। राम कुमार गौतम जो सत्ता पक्ष के विधायक उन्होंने इसका विरोध भी किया है कानून। वो तो उनका जाने, मैं इसका 75% का विरोध नहीं करा, क्योंकि मेरे टाइम में ये फैसला हो गया था। EMP 2011 हमारे टाइम में बना था 75% हरियाणा को, कोई नया नहीं लेके आएंगे। लेकिन जो नई बात उन्होंने की, डिस्क्रिप्शन छोड़ दी 10%, 10% से फालतू नहीं आप ले सकते एक जिले का, वो गलत है। वो तो इन जो बड़े बड़े धन्नाड़ है उनके हाथ में उनकी वो दे दी, चाबी दे दी। सर, एक सर, किसानों को लेके जो बिल है उस पर चर्चा का चर्चा संभावित है कल करेंगे ना, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होगा कल। सर, ये जो हरियाणा का विधानसभा का जो पंजाब के पास हिस्सा है उसको लेकर एक प्रस्ताव आया था, उसको आप कैसे देखते हैं सर? उसको वेलकम किया, पहले भी हमने भी कहा था और हर सरकार ने प्रयास किया है और ये भी करेंगे। हम इस मामले में सरकार के साथ हम अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। सर, आपकी पार्टी को वॉकआउट आज सदन से करना पड़ा था कृषि कानूनों के मुद्दे पर। सरकार क्या किसानों के मुद्दे पर आपकी बात को सुनना नहीं चाहती है या फिर सुनना नहीं चाहते? क्योंकि किसान विरोधी हैं तीनों कानून। जब तक चौथा कानून नहीं आएगा तो ये किसान के हित में नहीं है। सर, पंजाब से जो श्यामलाल भूमि कानून उसको लेकर कांग्रेस का विरोध देखा गया है, क्या ये जो संशोधन हो रहे हैं गलत है? कौन सा? जो आज जो विधेयक संशोधित विधेयक आया है? नहीं, वो जगबीर सिंह ने उठाया उसको, पेनल्टी ज्यादा है, पेनल्टी ज्यादा है, एक सरकार आउट ऑफ रीच है। एक हुड्डा साहब, पंचायतों में रिकॉल का एक वो कानून लेकर के आ रही है सरकार, तो देखेंगे जब आएगा। ठीक है। ठीक। क्योंकि ये जो कृषि कानून की बात करें, अब दो मंडी हो गई, एक यार्ड की और एक बाहर। कभी ऐसा हो सकता है 2 किस्म की मंडी चले? ठीक है सर। शॉर्ट नोटिस पर डिस्कशन की जो बात है, कल उस पर कांग्रेस बहुत सारे मसलों पर डिस्कशन के लिए तैयार है और शायद वो पटल पर रखे भी उन तमाम चीज़ों को। लेकिन किरण चौधरी का स्टेटमेंट, जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे और वो हमने सुनाना शुरू भी किया था आपको, एक बार फिर से उस पूरे बातचीत को आपके सामने रखते हैं। हरियाणा विधानसभा की सदन की पहले दिन की कार्रवाई पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधायक किरण चौधरी हैं। मैम, आज जो सदन की कार्रवाई रही है, इसमें आप इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? खासतौर पर कृषि कानूनों के मुद्दे पर जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तल्खी देखने को मिली, कांग्रेस को वॉकआउट भी करना पड़ा। सच्चाई ये है, आज पूरा हरियाणा जो है, हरियाणा की कृषि संबंधित जो हमारे किसान हैं, सारे के सारे आज सड़कों के ऊपर हैं और इस बात को हम उठाना चाहते थे। ये रेजोल्यूशन मैं लेकर आई थी। रेजोल्यूशन के ज़रिए हम ये बात रखना चाहते थे कि केंद्र को हम ये यहाँ से एक रेजोल्यूशन पारित करके भेजें कि तीनों ये जो कानून हैं, ये कृषि जो केंद्र ने पारित करें, उनको निरस्त करा जाए। और अगर निरस्त नहीं करते तो एक कानून और बना दीजिए,
उस कानून के अंदर ये लिख दीजिए कि एमएसपी जो है वो निर्धारित की जाएगी, और जो एमएसपी से नीचे कोई भी कॉर्पोरेट पूंजीपति जो खरीदेगा तो वो जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। 3 और 5 साल की प्रावधान जो है उसके अंदर रखा जाए। मंडी व्यवस्था जो है वो सुचारू करो, ये सारी चीजें, और जो है ये जमाखोरी के ऊपर जो तीसरा कानून है उसके ऊपर, तो ये सारा हम लेकर आज ये रेजोल्यूशन लेकर आए थे जो इन्होंने सिरे से नकार के निरस्त कर दिया। इसके अलावा आपने कई और जो है वो भी प्रस्ताव रखे थे, किन किन मुद्दों पर थे? सारे प्रस्ताव रखे थे भैया। रजिस्ट्री स्कैम जो इतना करोड़ों का घोटाला हुआ है, फिर कॉलिंग अटेंशन, लॉ एंड ऑर्डर देखो ये अब महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। वो लड़की जो है बेचारी हमारी बेटी, उसको किस तरह से गोली मारी जा रही है, और क्या कहते हैं किस तरह से लड़कियों का रेप हो रहा है, क्या हालात क्या हो गए हैं प्रदेश के अंदर। दिन दिहाड़े जो है लुटाई हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है। फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के ऊपर भी मैं कॉलिंग अटेंशन लेके आई थी 2003 को। ये संशोधन करना चाहते हैं जिसके जरिए ये निजीकरण करा जाएगा। उससे जो है नुकसान ये होगा कि निजी कंपनियां अगर आ गई तो फिर अपने मनमर्जी के दाम जो हैं वो लगाएंगी, तो उसके ऊपर भी ये मैं कॉलिंग अटेंशन लाई। फिर लिकर स्कैम तो कल इन्होंने लगाया है मेरे ख्याल में। ये जो है इसमें इतना ज़बरदस्त जो घोटाला हुआ है शराब का। फिर क्या कहते हैं पीटीआई टीचर्स जो हैं हमारे, वो क्या कहते हैं बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको आश्वासन दिए जाते हैं, करा कुछ नहीं जाता। इसी तरह से गेस्ट टीचर्स हैं, इसी तरह से हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे हैं जिनको कहा गया कि वे नौकरी दिया जाए, कुछ नहीं कर रहे। फिर ये किसानों के ऊपर जो है लॉस ऑफ क्रॉप्स का वो लाई। फिर जो है कॉटन के जो इतनी धांधली बजी हुई है कपास के ऊपर, सारी की सारी ये सारे इतने अहम मुद्दे। आपका जो रेजोल्यूशन था, आप ये कह रहे हैं कि जो रेजोल्यूशन आप लेके आना चाहते थे वो केवल निंदा के लिए था, और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आते हैं, केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस क्या तैयार है उसके लिए? हम निंदा करते हैं और इसलिए निंदा प्रस्ताव ला रहे थे। वो धन्यवाद करना चाहते हैं तो कल हम उनको बता देंगे कि हम इसकी निंदा करते हैं, पुरजोर निंदा करते हैं, निंदा ही नहीं करते हैं, इसके विरुद्ध में हम खड़े हैं। आप चाहते हैं कि वोटिंग हो इसके रेजोल्यूशन की? रेजोल्यूशन ये लेकर आए और वोटिंग हो ताकि पता चले सारे लोगों को, हरियाणा के लोगों को पता चले कि ये सरकार किस तरफ खड़ी है। और इस मामले में जो किसानों का मुद्दा, इस पर कांग्रेस किस तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त करने वाली है? कल की कार्रवाई से पहले भी कांग्रेस ने कोई तैयारी की है? कल सुबह जो है 9 बजे जो है हम लोग किसानों के उसमें संघर्ष का उनका साथ देने के लिए सारे विधायक जो हैं हम लोग चल के जाएंगे। तो ये मेरे साथ कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी थी जिन्होंने कहा है कि जो उन्होंने रेजुलेशन कृषि और किसानों से जुड़े कानून पर रखा था उसको अस्वीकार कर दिया गया। साथ ही किरण चौधरी ने कहा है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस जो है वो सदन में जो रेजुलेशन है उसके ऊपर चर्चा करके वोटिंग चाहती है, लेकिन सरकार इससे बचना चाह रही है। कांग्रेस इस मुद्दे के ऊपर, जो किसानों का मुद्दा है, इस पर जो दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होगी उससे पहले आक्रोश व्यक्त करेगी और कांग्रेस के विधायक पैदल मार्च करते हुए विधानसभा की पार्किंग परिसर तक पहुंचेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बयानों से हमने आपको रूबरू कराया, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दूसरी तरफ किरण चौधरी। लेकिन ये दोनों जो बयान हैं आज के इस सत्र के, आज की अवधि खत्म होने के बाद के हैं। लेकिन आज का पूरा सत्र किस तरीके से रहा, कितने हंगामे यहाँ देखने को मिले, किन किन मुद्दों पर तीखी बहस हुई और कहां पर एक खुशनुमा माहौल भी देखने को मिला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। हरियाणा विधानसभा के सत्र का पहला दिन धमाकेदार रहा। विपक्ष के सवालों का सरकार ने जवाब दिया तो विपक्ष ने भी हंगामा जमकर काटा। पहले दिन की कार्यवाही की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। सभी विधायकों ने सवाल पूछे जिसके जवाब सरकार ने बखूबी दिए। कई बार सवालों और जवाबों के बीच में तीखी नोकझोंक भी दिखी। ऐसा कल को डिस्कस करेंगे। बीजेपी विधायक दीपक मंगला ने सवाल किया कि रसूलपुर और बामणी खेड़ा हसनपुर सड़क पर रेलवे ऊपरी पुल का निर्माण कार्य कब पूरा होने की संभावना है। इस पर जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रसूलपुर पर आरओबी का निर्माण कार्य 31 जुलाई 2021 तक पूरा होने की संभावना है। इस कार्य में संभावित 44.70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कांग्रेस के इसराना से विधायक बलमीर वाल्मीकि ने सवाल किया कि मतलौड़ा में जनसंख्या ज्यादा होने के चलते नया बस स्टैंड बनाने की मांग है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत जमीन देती है कि सरकार नया बस अड्डा बनाने को तैयार है। अगर वहाँ भी पंचायत जमीन उपलब्ध करा दे तो वहाँ भी एक बस अड्डा वहाँ के बड़े गाँव के हिसाब से बनाया जा सकता है।
वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई जो पहले कभी नहीं देखी गई। एक मां ने सदन में अपने ही बेटे से सवाल किया और बाद में ये भी कहा कि सीएम साहब कह रहे थे कि ये सवाल तो घर में भी पूछ सकते थे। मुझे अभी सीएम साहब भी कह रहे थे कि आप ये क्वेश्चन घर में ही पूछ लेते, पर बहुत सारी बातें हैं जो मुझे लगता है यहाँ पूछो तो उनका असर पड़ेगा, क्योंकि बाडरा जो है सीएम साहब ने 3 साल पहले आपने उसको उपमंडल का दर्जा दिया था, पर आज तक बाडरा में ना तो जमीन एक्वायर की, ना वहाँ बिल्डिंग बननी स्टार्ट हुई। तो मैं तो आपके माध्यम से स्पीकर से पूछना चाहूंगी कि जमीन एक्वायर करके हमें उपमंडल की बिल्डिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये घोषणा की और कहा कि हरियाणा पुलिस में भर्ती होने की चाह रखने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के युवाओं को उम्र में 5 साल की छूट दी जाएगी। सीएम ने कहा, अब तक सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नौकरियों में 10% प्रदान किया था, लेकिन अब पुलिस की भर्तियों में इन्हें 5 साल तक की छूट भी दी जाएगी। भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया था। उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी 10% नौकरियों में आरक्षण दिया है जो आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे वर्ग हैं। अभी तक चूंकि आयु सीमा में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनकी आयु सीमा में पुलिस भर्ती में कोई छूट नहीं थी, जैसे बाकी सबकी थी वैसी उसमें थी। लेकिन सुझाव बहुत से आए और मैं समझता हूं हमारे माननीय सदस्य के प्रश्न पूछने का भी शायद हेतु यही होगा। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि होम डिपार्टमेंट की, पुलिस की इन भर्तियों में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उस वर्ग को 5 वर्ष की आयु में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा के पहले दिन अवैध माइनिंग और स्टोन क्रशर मालिकों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर हंगामा हुआ तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने सवाल लगाया था, प्रदेश में कितने सरकारी अधिकारियों और स्टोन क्रशर मालिकों के खिलाफ मिलीभगत से वाहन संचालित किए जा रहे हैं और जिम्मेवार अधिकारियों और क्रशर मालिकों पर क्या कार्रवाई की गई। इस पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, साल 2019-20 में कुल 28,189 वाहनों का चालान किया गया था। मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के उल्लंघन में पाए जाने वाले ओवरलोड वाहनों को सख्ती से चालान किया जा रहा है। 2019-20 में कुल 28,199 वाहनों के चालान किए गए हैं। किसानों के लिए हुड्डा ने बात करते हुए कहा कि एमएसपी पर चौथा कानून लाया जाए। मैं ये कहता हूँ 3 कानून बनाए उन्होंने, हम ये रेजोल्यूशन कर देते हैं कि चौथा कानून भी बनाओ, जो भी कोई एमएसपी से कम खरीदे उसके ऊपर सजाओ बस। सीएम ने हुड्डा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने सन 1967 में एमएसपी शुरू किया था, लेकिन 48 साल में भी एमएसपी पर कानून बनाने की याद नहीं आई। सीएम ने कहा, अब बीजेपी कुछ अच्छा कर रही है तो उसमें रोड़ा अटका रही है। एमएसपी लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पर सन 1967 में पहली बार डिक्लेयर हुआ और पहली बार प्रोक्योरमेंट हुई। 67 से लेकर के और 2014 तक कितने साल हो जाते हैं? 33 और 14 47 साल, 48 साल। 48 साल में इनको ये ध्यान में नहीं आया कि हम एमएसपी के ऊपर कानून बना दें। आज इनको 54 साल के बाद, देश आजादी के बाद याद आ रहा है कि एमएसपी पर कानून बनाए। ये केवल किसानों को बहकाने के लिए, किसान के नाम के ऊपर एक्सप्लॉइट करने के लिए लगातार 1 महीने से बोल रहे हैं और लगातार 1 महीने बोलने के बाद ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं जो अशांति फैला रहे हैं। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला की तरफ से रजिस्ट्री को लेकर दिए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। अभय ने कहा, प्रदेश के 32 शहरों में 30,000 से ज्यादा गलत रजिस्ट्री के बारे में सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं। प्रदेश के 32 शहरों में 30,000 से ज्यादा गलत होने की खबर आ रही है। इसके अलावा गुरुग्राम जिले में 1,199 रजिस्ट्रियां हुई है, जिसमें अवैध कॉलोनी और कृषि भूमि जो कंट्रोल्ड एरिया की धारा 7A के तहत आती है, बगैर एनओसी लिए अवैध रूप से रजिस्ट्रियां 24 अप्रैल से 30 जून 2020 तक के समय में हुई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा कि 1260 रजिस्ट्री हुई, जिसमें मई महीने में 27,813 डीड हुई। डीड रजिस्ट्री में केवल जमीन की रजिस्ट्री ही नहीं बल्कि पावर ऑफ अटॉर्नी समेत 26 तरह की डीड रजिस्ट्री हुई। सरकार को रजिस्ट्रेशन से कोई राजस्व का नुकसान नहीं हुआ, इसको चेक किया गया है।
जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार अनियमितता बरतने के दोषी मिले, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। विधानसभा सत्र का पहला दिन यकीनन हंगामेदार रहा। विपक्ष के सवालों का सरकार ने जवाब तो दिया, लेकिन कई बार नोकझोंक भी देखने को मिली। खैर, पहले दिन के बाद अब बारी दूसरे दिन की है। शुक्रवार को सत्र देरी तक चलेगा, तो उम्मीद है सत्र में काम के साथ साथ एक बार फिर नोकझोंक मिलना लाजमी है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ विधानसभा से पवन सिवर की रिपोर्ट। सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष ने सत्र की अवधि को लेकर हमला बोला। सिलसिलेवार तरीके से इस रिपोर्ट में देखिए कि सत्र की शुरुआत से पहले और बीएसी की बैठक में आखिर हुआ क्या। हरियाणा में विधानसभा के मॉनसून सत्र की अवधि भले ही 2 दिन तय हुई हो, लेकिन विपक्ष और सरकार अवधि को लेकर आमने सामने आ गए हैं। यकीनन दूसरे दिन की अवधि की समय सीमा लंबी रहेगी, पर पहले दिन सत्र की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस सत्र की अवधि को लेकर बिफर गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहने लगे कि मैंने सदन की कार्यवाही के लिए 3 दिन की मांग की थी, लेकिन विपक्ष की बात नहीं सुनी गई। सत्ता पक्ष का बहुमत है, इसलिए सदन की अवधि 2 दिन ही की गई। 2 दिन का रखा इन्होंने, जबकि मेरा ये था कि कम से कम 3 दिन रखो, तो मैंने तो डायसेटिक दिया है, मेजोरिटी है उनकी। हुड्डा यही नहीं रुके, वो कह रहे थे कि हमारे काम रोको प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिए गए। कृषि कानूनों पर प्राइवेट मेंबर बिल भी स्वीकार नहीं किया गया। वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्या कोई रीजन बताया? कोई रीजन नहीं, उन्होंने कहा 15 दिन का नोटिस होना चाहिए, 15 दिन का नोटिस होना चाहिए। तो फिर इस पर आप क्या आज विधानसभा में कृषि कानूनों पर हम बोले हम क्या उठाएंगे, क्योंकि करनाल में किसान भी एकत्रित होने के लिए लामबंद है। नहीं होंगे, क्योंकि ये जो कृषि कानून आए हैं ये किसानों के अहित में है, उनके ऊपर हम पूरी आवाज उठाएंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी बीएसी की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए थे और कह रहे थे कि बीएसी ने 2 दिन सहमति से सत्र रखा है, इसलिए अंतिम और दूसरे दिन की अवधि लंबी रहेगी। नेता विपक्ष ने मांग रखी थी कि 3 दिन का सत्र हो, इसीलिए देर रात तक सत्र चलेगा। दिन बढ़ाने की बात तो मैं बता रहा हूं कि उनका ये विषय था कि 3 सिटिंग करी जाए। उसके ऊपर सबने ये सहमति जताई है कि कल कोई भी एडिशनल बिजनेस है उसको एक्सटेंडेड टाइम तक हम विधानसभा में रखेंगे। चाहे कल हमें देर शाम तक, देर रात तक भी बैठना पड़े। एक समय रहा है जहां रात को 9, 10, 11 बजे तक विधानसभा चली है। तो अगर इतना ही कोई अर्जेंट उनका विषय है तो उसको हम कल शाम तक। हुड्डा और दुष्यंत ने अपनी बात कही तो कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक हुई। बैठक में यकीनन सत्र में सरकार के घेराव से लेकर अपनी बातें रखने तक की चर्चा हुई और इस चर्चा के बाद जब कांग्रेस नेता किरण चौधरी से हमने बात की तो वो कहती हैं कि सरकार 2 दिन का सत्र बुलाकर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। ये तो सामने स्पष्ट नजर आता है कि ये तो खाली औपचारिकता है। ये जो दिखाना चाहते हैं, सच्चाई ये है कि सदन का मतलब क्या होता है। सदन का मतलब ये है कि सारी की सारी जो सदन के अंदर कार्रवाई अपने जो है एमएलए जो हैं अपना पूछ पाए, अपने क्वेश्चंस पूछ पाए, कॉलिंग अटेंशन लगा पाए। मैंने अकेली ने 9 कॉलिंग अटेंशन दिए हुए हैं, 30 क्वेश्चंस हैं, तो वो अब कोई आएंगे ही नहीं। तो ये तो सारी खाली वो खाना पूर्ति वाला काम है, सच्चाई है ये। विधानसभा सत्र का पहला दिन गुजर गया, कल दूसरा दिन होगा जो बेहद लंबा होगा, लेकिन विपक्ष उनकी बात ना मानी जाने से नाराज है। पहले दिन सत्र से पहले और सत्र के दौरान जो हुआ वो हुआ। अब देखना ये बाकी है कि आखिरी दिन सत्र में क्या होता है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। जी हाँ, तो सत्र है तो तमाम तरीके की बातें भी हैं। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अपनी बातें लगातार पुरजोर तरीके से यहाँ पर रखने का मौका उनके पास है और इन्हीं मौकों को लेकर के कल एक बार फिर से, चूंकि ड्यूरेशन भी कल अधिक है, कल अधिक देर तक बातचीत भी होगी, विपक्ष को भी पूरा मौका मिलेगा वो अपनी बात रख सके। आज की पेशकश में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पॉलिटिकल पंचायत देखिए मेरे साथ, जिसमें बात विधानसभा के सत्र की भी करेंगे। 75% आरक्षण को लेकर जो मसला उठा है उस पर भी बात होगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।